हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार द विद्याकुलम में। मैं हूं आशीष और आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं जो कि आप क्लास ट्वेल्थ नीट और जेई के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए ज़रूरी रहेगी। आज की वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक आप जानते ही हैं क्लास ट्वेल्थ की पहली यूनिट में से एक है ना। क्लास ट्वेल्थ की फर्स्ट यूनिट होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो आज हम शुरू कर रहे हैं ट्वेल्थ का सिलेबस बिल्कुल नए तरीके से इन डिटेल में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और कोई भी क्वेरी के लिए अपना कमेंट ज़रूर छोड़कर जाइएगा, ठीक है ना। देखिए, ये जो भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ये सीबीएसई क्लास ट्वेल्थ नीट और जेई के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। समझ में आया आपको? चलिए करते हैं शुरुआत। अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें थोड़ा सा बेसिक बातें हम कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले हमको कुछ बेसिक जानकारी चाहिए, क्योंकि देखिए हो क्या रहा है ना, इसके अंदर ये जो चैप्टर है वो थोड़ा 11 से अलग है। तो जितने भी 12 के बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं प्लीज़ आप उसको उसको अच्छी तरह के समझिएगा। देखिए, आपने जो भी बेटा 11th क्लास में पढ़ा है ना, 11th क्लास में हमने जो भी पढ़ा वो सब आपको क्या होता था, वो सब आपको एक्सपीरियंस हो पाता था, है ना। आपको वो चीज़ क्या हो पाती थी, एक्सपीरियंस हो पाती थी, क्योंकि वहाँ पर वेरिएबल ही ऐसे हुआ करते थे जैसे कि मास, है ना, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, है ना, टाइम, ठीक है ना। ये जितने भी आपके ये वेरिएबल्स हैं ये आपने लाइफ में हमेशा देखे हैं ना। जैसे कि मैं बोलूँ कि भाई एक ब्लॉक पे फोर्स लगाइए, तो आपने वो लगाया हुआ है एक ब्लॉक पे फोर्स, तो आपको मालूम है कि भैया हाँ एक ब्लॉक पे फोर्स लगता है। तो 11th में जितनी भी आपने चीज़ें पढ़ी थी, फोर्स, एनर्जी, वर्क, आप कहीं ना कहीं उनसे संबंधित, मतलब आप कहीं ना कहीं उनसे वाकिफ़ हो, आपका कभी ना कभी उनसे कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से मुलाकात हुई है। लेकिन ट्वेल्थ में क्या होता है ना, ट्वेल्थ में हम उतना अच्छी तरह विजुलाइज नहीं कर पाते चीज़ों को। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ट्वेल्थ में बेटे जब हम शुरुआत करते हैं तो हम शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस की स्टडी बताई गई है। अब चार्जेस तो आज तक किसने देखे नहीं, है ना। अब चार्ज तो आपने देखा नहीं कभी, है ना, ना चार्ज आपने कभी फील किया, है ना। तो इसीलिए ट्वेल्थ में उतना अच्छे से इमेजिनेशन हो पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन याद रखना, 11th का सिलेबस जितना वास्ट कहलाता है उतना वास्ट ट्वेल्थ का सिलेबस नहीं कहलाता। मतलब 11 के सिलेबस में क्या होता है ना, 11 के सिलेबस में इतना ज़्यादा काम किया गया है साइंटिस्ट द्वारा, लोगों द्वारा, कि 11 के सिलेबस की कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन ट्वेल्थ के सिलेबस की लिमिट हम बता सकते हैं कि हाँ इतना ही पढ़ो, बस ज़्यादा मत पढ़ो। तो 11 में तो आप कितना भी पढ़ो उतना आपको कम लगता ही है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपको हर केस पढ़ना पड़ता है, कोई कौन सा केस बना के दे दे। जैसे कि एसएचएम पढ़ते हैं तो एसएचएम में कोई कभी लिफ्ट में ले आते हैं पेंडुलम को, कभी कहीं ले आते हैं, तो मतलब आप जो भी सोच सकते हैं वहाँ पर 11th में ले जाते थे। लेकिन ट्वेल्थ में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ट्वेल्थ में आप जो भी पढ़ने वाले हैं ना, ट्वेल्थ में आप जो भी पढ़ने वाले हैं स्टार्टिंग आपको करनी होगी चार्ज से। और चार्ज बेटे जो होता है ना, चार्ज आपने ना तो आज तक देखा ना ही एक्सपीरियंस किया, तो वो आपको वो फील नहीं आ पाती है ना, वो फील नहीं आ पाती। लेकिन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का इस सवाल है। अब बोर्ड का सवाल है इसीलिए इसको पढ़ाना भी ज़रूरी है ना। और देखिए बिल्कुल बेसिक है ये ट्वेल्थ का, तो इसलिए भी बहुत ज़रूरी बनता है ना। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं समझ में आता, फील आती है, लेकिन 11 के कंपैरिजन में कम फील आती है। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ना, मैं पूरा आपके साथ हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ, ताकि आपको अच्छे से इलेबोरेट कर पाऊँ। जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी मैं वहाँ पर आपको ड्रॉ करके भी बताऊँगा, और नहीं तो यहाँ पर मैंने एक नोट्स की स्लाइड बनाई हुई है, मैं उससे आपको सारी जानकारी दे दूँगा। तो पहला मेजर काम हमारा बेटा यही है कि चार्ज क्या चीज़ होती है ना। चार्ज क्या होता है भैया, चार्ज बताओ, चार्ज क्या होता है। तो कोई आदमी ये बता दे कि भैया चार्ज क्या होता है, तो हमारा काफ़ी काम क्लियर हो जाए। तो देखिए होता क्या है ना कि बेटा देखो, पहले तो आप बिल्कुल बेसिक से समझना इस चीज़ को कि चार्ज है क्या और उसका एग्जिस्टेंस है क्या। क्या हुआ, चार्ज कोई भी एक वो फिजिकल प्रॉपर्टी है, चार्ज कोई भी एक वो फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, जिससे हमको ये मालूम पड़ता है, चार्ज कोई भी वो फिजिकल प्रॉपर्टी है जिससे हमें ये मालूम पड़ता है कि कोई दूसरे चार्ज मटेरियल के आने पर ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस करती है या नहीं करती है। अब देखो, आप बोलोगे कि सर ये तो समझ में आया नहीं। चार्ज कोई भी वो प्रॉपर्टी होगी, चार्ज कोई भी वो प्रॉपर्टी होगी जिससे हमें पता चलेगा कि किसी और चार्ज मटेरियल के पास जाने पर उस पर फोर्स लगता है या नहीं लगता, यानी कि उसको कुछ फील होता है, इन्फ्लुएंस फील होता है या नहीं होता। चार्ज उसी को बोलते हैं। समझ में आया ना?
तो चार्ज क्या है? चार्ज पहली बात एक प्रॉपर्टी है। जैसे कि देखिए क्या होता है, मटेरियल में कई तरह की प्रॉपर्टी होती है। जैसे मटेरियल में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है? देखिए मटेरियल में प्रॉपर्टी काफ़ी तरह की हो सकती है। जैसे कि मटेरियल में हो सकता है मास। क्या मास एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की? बिल्कुल है। वॉल्यूम प्रॉपर्टी है मटेरियल की। डेंसिटी प्रॉपर्टी है मटेरियल की, है ना, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। इसी तरह से चार्ज भी प्रॉपर्टी है मटेरियल की। समझ में आया ना? चार्ज भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। चार्ज मटेरियल पे डिपेंड कर सकता है ना, कि चार्ज मटेरियल, है ना, कि हर अलग अलग मटेरियल पे अलग अलग चार्ज हो सकता है। समझ में आया आपको? चलिए थोड़ा सा चार्ज के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि चार्ज होता क्या है। ठीक है, देखिए पहले आपको मैं समझा देता हूँ कि क्या है चार्ज के बारे में। तो यहाँ पर देखिए टॉपिक लिखा हुआ है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, है ना। क्या लिखा हुआ है? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है वो भी समझेंगे, और इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है वो भी समझेंगे। वर्ड टू वर्ड पढ़ते हुए चलते हैं, बिल्कुल मेरे साथ पढ़ते हुए चलिएगा। अबाउट 250 साल पहले, है ना, अबाउट 2500 साल पहले, अ फेमस ग्रीक फिलोसोफर थेल्स, यानी कि एक ग्रीक फिलोसोफर थे थेल्स, जिन्होंने ये एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि जब किसी मटेरियल को, जिसका नाम एम्बर है, क्या है? एम्बर को किसी ऊन से, वूल से रब किया जाता है, तो वो एक प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेता है जिसमें अट्रैक्ट करने की क्षमता होती है हल्की बॉडीज़ को। मतलब कि एक एम्बर नाम का आपका एक क्या होगा, एक मटेरियल होगा जिसको आप किससे, ऊन से रगड़ दोगे, वूल से रगड़ोगे। जब आप उसको वूल से रगड़ोगे तो ये जो एम्बर होगा, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स को, छोटी छोटी बॉडीज़ को, जैसे कि पीसीस ऑफ पेपर या फिर छोटे छोटे तिनकों को अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ। तो ये किसने सबसे पहले देखा था? थेल्स ने देखा था, लगभग लगभग 2500 साल पहले। समझ में आया ना? यहाँ से देखिए चार्ज के एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि हुआ क्या, शुरुआत कैसे हुई, है ना। फिर बाद में क्या हुआ? एम्बर लाइक सेवरल अदर मटेरियल, एम्बर जैसे ही अलग अलग और मटेरियल, जैसे कि ग्लास, इबोनाइट और सल्फर एक्सेट्रा भी लिखा हुआ है ना, कि ग्लास, इबोनाइट, सल्फर, कुछ और भी ऐसे मटेरियल थे जिन पर रब करा जाए, जिनको रगड़ा जाए, तो वो भी लाइट बॉडीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं। अब ये पूरी कहानी से एक बात मालूम चलती है कि क्लियरली दिस प्रॉपर्टी इन द मटेरियल इज डेवलप्ड ड्यू टू रबिंग। ये मालूम मतलब क्या हुआ कि उन पार्टिकल को, उन मटेरियल को जब आप रब करते हो, जब आप रब करते हो तभी उनमें वो प्रॉपर्टी आती है। अगर आप रब नहीं करते तो उनमें वो प्रॉपर्टी नहीं आती। यानी कि दिस प्रॉपर्टी इन द मटेरियल इज डेवलप्ड ड्यू टू रबिंग एंड दैट इज बाय फ्रिक्शन। यानी कि रबिंग को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं ना, कि रब हो गया, फ्रिक्शन हो गया ना। और इसीलिए बोला जाता है कि भैया ये जो प्रॉपर्टी आई है वो किससे आई है? फ्रिक्शन से आई है। अब क्या है देखिए, ध्यान से समझिएगा। ऑन एक्वायरिंग दिस प्रॉपर्टी द मटेरियल इज सेड टू बी इलेक्ट्रीफाइड। क्या बोलना शुरू कर दिया लोगों ने कि अगर ये प्रॉपर्टी किसी मटेरियल में आती है, फ्रिक्शन की वजह से उसमें अट्रैक्ट करने की क्षमता आती है या फिर रिपेल करने की क्षमता आती है, रिपेल तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी अट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि भैया वो जो मटेरियल है वो कैसा हो गया? इलेक्ट्रीफाइड हो गया। क्या हो गया? इलेक्ट्रीफाइड। एज दे एक्वायर्ड चार्ज, और उसी चीज़ को बोला गया कि रगड़ने से इस पर क्या आ गया होगा? चार्ज आ गया होगा, और चार्ज आने की वजह से ये क्या हो गई है? इलेक्ट्रीफाइड हो गई है। समझ में आया ना? हैंस आ इलेक्ट्रीफाइड मटेरियल इज कॉल्ड चार्ज मटेरियल। इसीलिए इलेक्ट्रीफाइड मटेरियल को क्या बोलता है? चार्ज मटेरियल बोलते हैं। तो बेटा चार्ज क्या होता है? चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जो कि किसी बॉडी पर आ जाएगी जब हम इसको क्या करेंगे? जब हम इसको रब करेंगे बाय एनी अदर बाय एनी अदर मटेरियल, है ना, सच एज वूल, है ना, और फर और हैंड फेदर, कुछ भी ऐसा जो कि सॉफ्ट होगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? फ्रिक्शन बोल रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। कि भैया फ्रिक्शन लगाया हमने, इसलिए यहाँ पे क्या आ गई है? एक चार्ज आ गया, इलेक्ट्रीफाइड हो गया है, इसलिए हमने इसको बोला इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो समझ में आया इलेक्ट्रिक चार्जेस शुरुआत कहाँ से हुई और फिर इसको चार्ज क्यों बोला गया? इसलिए बोला गया क्योंकि वो इलेक्ट्रीफाइड कर देता है किसी भी बॉडी को। अभी इलेक्ट्रीफाइड वगैरह क्या होता है, इनके अंदर क्या चीज़ चलती है, वो चीज़ डिटेल में पढ़नी है हमको अभी, है ना। अभी भी ऐसे भी पढ़ लेते हैं कि यार देखो, दो टाइप ऑफ चार्जेस होते हैं, टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। एक होता है भैया पॉजिटिव चार्ज और एक होता है भैया नेगेटिव चार्ज। बड़ा सिंपल सी बात है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1750 में ये पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग चार्ज नाम रखे थे। समझ में आया ना? पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में बात कर लेते हैं। तो देख लीजिए पॉजिटिव और नेगेटिव के नेचर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए नोट लिखा हुआ है यहाँ पे, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, मतलब सेम टाइप के चार्ज हमेशा क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, और अलग अलग टाइप के चार्ज हमेशा क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल
जैसे कि देखिए लाइक है, यानी कि दो पॉजिटिव चार्ज हैं, एक पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव, तो ये आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, यानी कि दूर भागेंगे, हटेंगे, दूर दूर भागेंगे, है ना, क्योंकि क्या करते हैं, ये रिपेल करते हैं। सेम सेम टाइप के चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। बहुत अच्छे से समझिएगा, रिपेल मतलब दूर भागते हैं, है ना। जैसे कि देखिए याद है ना कि मैग्नेट के नॉर्थ पोल से अगर आप नॉर्थ पोल लगा दो तो मैग्नेट दूर भागती नहीं भागती, उसी को रिपल्शन बोलते हैं। और यहीं पे क्या हो जाए, अगर पॉजिटिव चार्ज के पास लिया जाए नेगेटिव चार्ज, तो आपस में क्या हो जाते हैं, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। बात समझ में आ गई ना आपको? बिल्कुल सिंपल सी बात करी है अभी हमने, कोई ज़्यादा बहुत बड़ी साइंस की बात नहीं करी। सिंपल एक बात करी है कि किसी भी चीज़ को रगड़ते हैं, किसी भी सॉफ्ट मटेरियल से, है ना, किसी भी इबोनाइट की रॉड को, एम्बर को, है ना, तो क्या होता है, वो उसमें एक प्रॉपर्टी आ जाती है जो कि वो एक लाइट बॉडीज़ को क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर देता है ना। और वो क्या बोल रहे हैं हम उसको, हम बोल रहे हैं कि बॉडी इलेक्ट्रीफाइड हो गई है, क्योंकि बॉडी पे क्या आ गया होगा, चार्ज आ गया होगा। सिंपल हमने चार्ज की एग्जिस्टेंस के बारे में बात कर ली कि चार्ज आया कहाँ से। चार्ज मटेरियल के अंदर ऑलरेडी था, वहीं से कहीं से आया होगा, है ना। अभी हमें डिटेल में बात करनी है उस बारे में, पढ़ते हैं अभी हम। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है, तो भैया कूलम होती है, सी से डिनोट कर सकते हैं इसको। समझ में आ गया ना। अब कूलम तो ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला आपको मालूम है, आई क्या होता है, रेट ऑफ चार्ज फ्लो, है ना, रेट ऑफ चार्ज फ्लो। तो यानी कि चार्ज ऊपर और टाइम नीचे, तो इसको तो बोलेंगे ना रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है। अब यहाँ से क्या किया आपने, चार्ज की वैल्यू निकाली, तो चार्ज की वैल्यू हो जाएगी इलेक्ट्रिक करंट मल्टीप्लाई हो जाएगा ना यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो ये आपकी चार्ज की वैल्यू आ गई। अब इफ़ अ कंडक्टर, यहाँ से क्या बोल सकते हैं, देखिए इफ़ अ कंडक्टर, अगर कोई कंडक्टर 1 एम्पियर का करंट जो है वो अपने अंदर फ्लो करवाए, कोई कंडक्टर यानी कि यहाँ पर 1 एम्पियर का करंट फ्लो करवाए, किसके लिए, कितनी देर में, 1 सेकंड में, यानी कि 1 एम्पियर का करंट इंटू 1 सेकंड में, तो उस चार्ज को क्या बोलेंगे, 1 कूलम बोलेंगे भैया। 1 एम्पियर को मल्टीप्लाई कर दो 1 सेकंड से, तो 1 कूलम हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो इसलिए यहाँ से एक चीज़ हमें पता चल गई कि 1 कूलम क्या होता है, 1 एम्पियर पर सेकंड, 1 एम्पियर सेकंड होता है, 1 कूलम बराबर होता है 1 एम्पियर सेकंड। तो सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। तो समझ में आ गया आपको कि ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। तो अब तक जितनी ही बात सब मैंने आपको बताई चार्ज के एग्जिस्टेंस के बारे में, आपको समझ में आ गई होगी। मैं फिर रिवाइज करा देता हूँ। 250 साल पहले की बात है, ग्रीक फिलोसोफर हुआ करते थे थेल्स। उन्होंने क्या किया, मटेरियल को रब किया जब, तो रब करने पर उन्होंने ऑब्जर्व किया। देखिए हमेशा याद रखिए, ये चीज़ें जो होती हैं, जितनी भी आप लॉ ढूंढते हो, जितनी भी आप ये नेचर की चीज़ें ढूंढते हो, ये आपको ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं। मतलब दुनिया में सब लोग ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन मतलब दुनिया में देखते सब लोग हैं, लेकिन उसको ऑब्जर्व करके उसका रिजल्ट बहुत कम लोग निकालते हैं। जितने भी लोग रिजल्ट निकालते हैं वो सबके सब साइंटिस्ट हैं आज की डेट में, उनके आप लॉ पढ़ रहे हो। जैसे कि देखो एप्पल है, अब एप्पल कोई ऐसा थोड़ी ना है कि सबसे पहला एप्पल दुनिया में न्यूटन के सिर पे गिरा था, नहीं, बहुत दिनों से, बहुत सालों से एप्पल गिर रहे थे, लेकिन सबसे पहले न्यूटन नहीं बोला ना कि भैया क्यों गिर रहा है, आओ मैं पता लगाता हूँ, तो इसलिए न्यूटन ने लॉ बना दिया, न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। इसलिए मैं बोलता हूँ, है ना, इसलिए एक सेइंग है कि मैनी सॉ फॉलिंग एप्पल बट ओनली न्यूटन से वाई। सबने एप्पल गिरता हुआ देखा, लेकिन सिर्फ न्यूटन ने बोला कि क्यों गिरा। समझ में आया। तो ये क्यों का जो आंसर होता है ना, वो साइंस की मदद से निकाला जाता है। तो क्यों इज़ व्हाट, क्यों इज़ साइंस। और हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जहाँ पर फिजिक्स फिजिकल चीज़ों की बात होती है, और फिजिकल चीज़ों में हर वो चीज़ आती है जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप छू सकते हो। समझ में आ गई आपको, हर चीज़ वो फिजिक्स के अंदर आ जाती है। खैर इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी, मैं चलता हूँ आगे। बहुत ही इत्मीनान से बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। चलिए चलते हैं, कुछ नोट बातें लिखी हुई है मैंने। लिखा है कि चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के अंदर होता है -E। कितना होता है बेटा, -E। अब ये क्या है, -E डिनोट करने का तरीका है। -E क्या है, -E डिनोट करने का तरीका है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। कितना वैल्यू होती है उसकी, तो बेटा ये वैल्यू आपको याद रखनी है, याद रखिएगा, है ना। ये कहाँ से आई है, ये मिलिकन का एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसमें जाके उसने क्या की थी, काउंट करी थी कि एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज की वैल्यू कितनी होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, ये किसने बताया, मिलिकन ने बताया। मिलिकन एक साइंटिस्ट के नाम है, ठीक है ना। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। अब चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन की बात करते हैं। चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन कितना होता है भैया, उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है। बस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब एक पार्टिकल होता है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल पे क्या होता है बेटा, अल्फा पार्टिकल पर दुगना पॉजिटिव चार्ज होता है जितना कि एक प्रोटॉन पे होता है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा +2e। अभी अल्फा पार्टिकल क्या होता है, क्या नहीं होता, अभी इस बात को भूल जाओ। बस इतना समझो कि कोई अल्फा करके नाम करके पार्टिकल है जिसका चार्ज होता है +2e, है ना।
+2 E है ना, +2 E, और E की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये आपका हो जाएगा +2E की वैल्यू। बिल्कुल देखो, जितना जितना मैं आपको बता रहा हूँ आप सिर्फ उतना उतना समझे, वक्त आने पे सारी चीज़ें खुल जाएंगी। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, क्यों होता है, 12th में बहुत पढ़ोगे तुम अल्फा पार्टिकल, है ना, अल्फा स्कैटरिंग मॉडल पढ़ना, बहुत चीज़ें पढ़नी है यार, तुम समझो, बहुत ही ईजिली लो चीज़ों को। मैं यहाँ बिल्कुल सिंपल तरीके से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं मालूम। तो आप बस अभी क्या कर रहे हो, अल्फा पार्टिकल करके कोई अल्फा पार्टिकल होता है, उसमें क्या होता है, उसमें प्रोटॉन का दुगना चार्ज होता है, और चार्ज होता है पॉजिटिव, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कर देंगे, और सिंपल हो जाएगा चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। अब आगे देखिए, चैप्टर आगे टॉपिक का नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ना, इसको समझ लीजिए बहुत अच्छे से, क्योंकि यहाँ से ही अब आपका न्यूमेरिकल पार्ट शुरू हो जाएगा। समझ में आया? तो मैं आपको क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थोड़ा सा अभी डिटेल में पढ़ा देता हूँ ब्लैक स्क्रीन के ऊपर। पहले आपको बिल्कुल मेरे साथ साथ हर चीज़ें समझनी होंगी ताकि आपको हर बात समझ में आ जाए। तो बेटा पहले मेरे को एक बात बताइए कि दुनिया में जितने भी मटेरियल्स हैं, जितने भी क्या हैं मटेरियल्स हैं, वो सबके सब किससे मिलके बने हैं, एटम से मिलके बने हैं। ये वाली बात हमको मालूम है कि दुनिया में हर चीज़ किससे मिलके बनी है, एटम से मिलके बनी है। अब आपने ये 9th में पढ़ा है, तो इतना तो प्री रिक्विजिट होना चाहिए कि आपको ये मालूम है ना। हर चीज़ किससे मिलके बनी है, एटम से मिलके बनी है। अब एटम के अंदर क्या क्या होता है, आओ एटम की बात कर लेते हैं। अब देखो मैं थोड़ा सा केमिस्ट्री के ऊपर जा रहा हूँ, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। एटम के अंदर क्या होता है, एक अंदर वाला पार्ट होता है जो कि जिस पर होता है पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। और बाहर की तरफ क्या होता है, बाहर की तरफ होते हैं शेल्स, जिनमें क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। सिंपल सी बात है ना। ये लीजिए एक और शेल बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आया ना। तो इस तरह का कि क्या होता है, ये आपका एटम होता है। क्या होता है, ये एटम। अब ये जो अंदर वाला पार्ट है, जो अंदर वाला पार्ट है बेटा, ये जो अंदर वाला पार्ट है, ये इसको मैं थोड़ा शेड कर देता हूँ ग्रीन कलर से। ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग, ओहो दोबारा बना देता हूँ मैं, कोई बात नहीं, कट हो गया वो, देख लीजिए एक बार और। ठीक है, देखिए ये आपका पॉजिटिव पार्ट, ठीक है ना, ये बाहर 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। अब एक और चीज़ समझ लीजिए, देखिए मैंने बोला कि जो अंदर वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियस। ठीक है, देख लीजिए ये रहा, ठीक है ना। तो इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियस, ठीक है ना। ये जो बाहर वाले हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, न्यूक्लियस के अंदर होता है एक तो आपका क्या, न्यूट्रॉन, और क्या होते हैं, प्रोटॉन। समझ में आया ना। एक होता है न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता है क्या, नहीं, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, निगेटिव। समझ में आया ना। अच्छा अगर मैं बोलूँ कि भैया कोई न्यूट्रल चीज़ है, क्या है, कोई न्यूट्रल चीज़, कोई न्यूट्रल चीज़ है, न्यूट्रल एटम है, मान लो न्यूट्रल एटम। तो न्यूट्रल एटम कब होगा, जब उसका पॉजिटिव चार्ज बराबर होगा किसके, नेगेटिव चार्ज के। यानी कि न्यूट्रल एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या क्या होते हैं। तो देखो आपको मालूम है कि अगर ये आपका एटम है, तो यानी कि क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, तो आपका जो ये पूरा का पूरा एटम है उस पर कितना चार्ज होगा, 0 चार्ज होगा। न्यूट्रल एटम बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे हम, न्यूट्रल एटम। तो याद रखेंगे, यहाँ से एक बात चीज़ समझ में आ गई कि जो न्यूट्रल एटम होता है उसमें ना क्या होता है, उसमें ना कोई नेगेटिव चार्ज होता है ना कोई पॉजिटिव चार्ज होता है, उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता, क्योंकि नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज के बराबर होता है। तो पूरे नेगेटिव से पूरा पॉजिटिव कट जाता है, सिंपल सी बात हो जाती है, और न्यूट्रल वो हो जाता है। अब यहाँ से देखो एक और चीज़ समझनी है आपको कि सपोज करो कि कभी मेरे को इस एटम को मुझे चार्ज देना है ना, क्या करना है, चार्ज देना है। तो मुझे बताओ अंदर कौन से चार्ज है, तो अंदर तो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, और बाहर कौन से चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो अब मुझे बताओ बाहर से चार्ज निकालना आसान है या अंदर से। तो आप बोलोगे सर देखो अंदर तो जा नहीं सकते, क्योंकि अंदर तो क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स को तोड़कर पॉजिटिव चार्ज निकालना बहुत मुश्किल बात है। तो देखो कभी भी आपको किसी बॉडी को चार्ज करना हो तो आप कभी भी क्या नहीं करोगे, आप कभी भी न्यूक्लियस को टच ही नहीं करोगे, यानी कि आपका प्रोटॉन के साथ कोई भी रिश्ता होगा ही नहीं, प्रोटॉन को यूज ही नहीं करना।
अगर आपको किसी भी बॉडी को चार्ज बनाना है, चार्ज देना है या चार्ज बढ़ाना है उस पर, तो आप सिर्फ उसके इलेक्ट्रॉन्स के साथ ही छेड़खानी कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स के साथ छेड़खानी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बाहरी ऑर्बिट्स में होते हैं और उनको अटैक करना आसान है, और यहाँ पर आपके न्यूक्लियस को अटैक करना क्या है, मुश्किल है। बात समझ में आ गई आपको? मुश्किल है, ठीक है ना। अब देख लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए इस बात को कि ये क्या होगा, ये पूरी की पूरी कहानी क्या है जो मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए कि एक न्यूट्रल एटम है, दोबारा समझिए, एक क्या है, एक न्यूट्रल एटम है। या फिर ऐसा करता हूँ, देखिए अब मैं अपनी मेन चीज़ पे आ जाता हूँ, ठीक है ना। बिल्कुल अच्छे से समझिएगा बेटा, यहाँ पर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बातें बता रहा हूँ मैं, ठीक है। सपोज करिए कि दो बॉडी हैं, एक बॉडी है ए और एक बॉडी है बी, कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। ये दोनों की दोनों बॉडी अभी न्यूट्रल बॉडी है। कितनी बॉडी है? न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी है यानी कि यहाँ पर भी क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। और यहाँ भी सेम यही कहानी होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन के, ठीक है ना। अभी इसको मैं बता देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। अब क्या करने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं ए से कुछ चार्ज निकालकर बी को ट्रांसफर कर दूँ। तो याद रखो कि जब अगर मैं ए से चार्ज निकालने वाला हूँ, तो ए से जब चार्ज निकालूंगा तो ए से कैसे चार्ज निकालूंगा, ए से चार्ज निकालूंगा उसके इलेक्ट्रॉन के रूप में। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे कि मान लो इस पर अभी 10 इलेक्ट्रॉन थे और क्या थे, 10 प्रोटॉन थे। बिल्कुल सिंपल सिंपल सी बात, 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 प्रोटॉन थे। और इस पर क्या थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे और 6 प्रोटॉन थे। तो कुल मिलाकर ये भी न्यूट्रल था और ये भी न्यूट्रल था। समझ में आ रहा है ना आपको? अभी मेरा मन क्या किया कि मैं यहाँ से कुछ चार्ज जो है यहाँ पे ट्रांसफर कर दूँ। तो बेटे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से निकाल कर 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ दे दिए, इसको दे दिए। मैंने यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल कर फ्रॉम ए टू बी दे दिए। अब जब मैंने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए तो यहाँ पर कितने बचे, 8 इलेक्ट्रॉन। और कितने प्रोटॉन बचे, 10 ही प्रोटॉन बचे। लेकिन जब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए तो यहाँ पर कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर कितना बचा, 6 प्रोटॉन। जरा मुझे बताइए कि ये 8 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं या 10 प्रोटॉन ज़्यादा हैं। तो याद है कि 10 प्रोटॉन ज़्यादा है, यानी कि ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। पहले तो ये इक्वल था, तो यानी कि ए पर कितना चार्ज आ गया, आपने देखिए ए पर कितना चार्ज आ गया। तो 8 इलेक्ट्रॉन से आपके 8 इलेक्ट्रॉन तो कट जाएंगे, बचेंगे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस पर कितना चार्ज हो जाएगा, इस पर आ जाएगा 2 निगेटिव चार्ज। कितना आ जाएगा, 2 निगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकालकर इसको कहाँ दे दिए हैं, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 2 पॉजिटिव चार्ज, सॉरी है ना। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं उठा देता हूँ, ये यहाँ पर रहेगा आपका, यहाँ पर रहेंगे 8 प्रोटॉन प्लस 2 प्रोटॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन से 8 प्रोटॉन तो कट जाएंगे, बचेंगे 2 प्रोटॉन। निगेटिव आपने कम कर दिया है तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। कितना चार्ज आएगा, 2 पॉजिटिव। लेकिन जब आप यहाँ पर आए तो क्या हुआ, देखो यहाँ पर क्या हुआ है, 8 इलेक्ट्रॉन बड़े हो गए और 6 प्रोटॉन कम हो गए। अब 6 प्रोटॉन से 6 इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज बचेगा। अब इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो इस पर कितना चार्ज आ गया, 2 निगेटिव। तो अब आपका क्या हो गया, बी तो हो गया आपका 2 निगेटिव और ए आपका हो गया 2 पॉजिटिव। तो देखिए इस पर चार्ज आ जाता है इस तरह से। समझ में आया ना। तो अब आप देखिए 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों में ऐड हो गए। कल को आप 4 इलेक्ट्रॉन दोगे, देखो 4 इलेक्ट्रॉन दे दोगे यहाँ पर, तो क्या होगा, यहाँ पर ये क्या होता है, 6 4 10 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर ये 4 खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो उतना ही कम हो जाएगा, उतने ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें याद रखिए कि जो भी कोई पार्टिकल, जो भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन क्या करती है, लूज करती है। इलेक्ट्रॉन क्या करती है, लूज करती है। उस पर चार्ज कैसा आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। और जो भी कोई इलेक्ट्रॉन गेन करती है न्यूट्रल बॉडी, तो उस पर चार्ज कैसा आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। सिंपल सी बात है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब इतनी बात अगर क्लियर हो गई तो आप एक और बात बताइए कि जब मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ तो मैं या तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा। क्या कभी मैं यहाँ से ऐसे कर सकता हूँ कि 0.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दूँ? नहीं, ये नहीं कर सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सबसे छोटी चार्ज की वैल्यू है। सबसे छोटी नॉन चार्ज की वैल्यू जो है ना बेटा, वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। समझ में आया, कितना कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। उसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हो गई, ये क्या करा है हमने, ठीक है। अब देखिए, अब जब ये पूरी की पूरी कहानी हो गई है, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, ठीक है ना। अभी जब ये पूरी की पूरी कहानी हो गई है तो देखिए क्या होने वाला है, समझिए इसको अच्छे से। इसको मैं रब कर देता हूँ। जब यहाँ से इस ए बॉडी से बी बॉडी में आपने ट्रांसफ़र किए है ना 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर बेटा कितना चार्ज आ गया, 2 निगेटिव, और यहाँ पे कितना आ गया, 2 पॉजिटिव, ठीक है ना। 2 निगेटिव और 2 पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर आ गया 2e किस में, निगेटिव में, और यहाँ पे कितना आ गया 2e किस में, पॉजिटिव में। तो याद रखिएगा,
हमेशा जो भी चार्ज आता है ना वो आता है आपका क्यू, वो आता है आपका इन टर्म्स ऑफ क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। प्लस माइनस एन ई कैसे, देखो अगर एक पे आया है आपका प्लस चार्ज तो जिस पर आपने इलेक्ट्रॉन दिएंगे उस पर आएगा माइनस चार्ज। तो देखिए दोनों पर आ तो रहा है टू ई, लेकिन एक पर आ रहा है प्लस और एक पर आ रहा है माइनस। यहाँ पे एन क्या है, एन इज इंटीजर, एन इज इंटीजर है ना, हमेशा इंटीजर होगा, नॉट रेशनल, कभी भी कोई रेशनल फ्रैक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा 0.5 एन ई 0.2 एन ई। तो यानी कि समझ में आया आपको कि चार्ज को हमेशा आप किस टर्म में ट्रांसफर करोगे, हमेशा एक इंटीजर की टर्म में ट्रांसफर करोगे। अब मैं दोबारा पहुंच जाता हूँ अपनी थ्योरी पार्ट पर, और एक बार जरा इसको भी आप समझ लीजिए कि देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में। देखिए मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट शोज दैट Millikan oil drop experiment shows that electric charge found to be made up of integral multiple of the smallest amount of charge. The smallest amount of charge is इतना, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो एक स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज होता है। तो मिलिकन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में ये मालूम चला कि जो आपका चार्ज होता है ना वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है। क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका, स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज के। अब स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज कितनी होती है, ई होती है, सबको मालूम है ई होती है। तो देखिए आगे यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज डिनोटेड बाय ई एंड इक्वल टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि ऑल एग्जिस्टिंग चार्ज आर फाउंड टू बी इन द मैग्नीट्यूड ऑफ, या तो वो -3e होगा, -2e होगा, -e होगा, 0 हो सकता है, e होगा, +2e होगा, यहाँ पे क्या है 3e होगा और एक्सेट्रा। यानी कि हम बोल सकते हैं क्या, प्लस माइनस एन ई वेयर एन इज इंटीजर। तो Q कितना आ जाएगा, Q हो जाएगा प्लस माइनस एन ई। तो ये आपका एक फॉर्मूला है जिस फॉर्मूला को बोलते हैं हम क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। समझ में आया ना, कि यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि आवेश का क्वांटीकरण होता है। इससे एक और बात पता चलती है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे नो वन हैज़ फाउंड अ चार्ज इन फ्रैक्शन दैट इज 0.7 ई 2.5 ई। तो कोई भी ऐसा चार्ज आज तक फाउंड नहीं किया गया जो कि 0.7 ई हो और 2.5 ई हो। समझ में आ गई आपको ये वाली बात भी। आगे देखते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव। इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा होता है, एडिटिव होता है नेचर में, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज को आप ऐड कर सकते हो। समझ में आया, इलेक्ट्रिक चार्ज को कैसे कर सकते हो आप, ऐड कर सकते हो। मैं इसी के ऊपर एक एग्जांपल और देता हूँ ब्लैक स्क्रीन पर, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। सपोज करिए कि एक बॉडी है ए, ठीक है ना, इसमें क्या है कि अलग अलग चार्जेस यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है ना। किस तरह से, देखिए जरा ध्यान से कि यहाँ पर देखिए एक जगह है 2 नेगेटिव चार्ज, है ना, और यहाँ पे क्या है 6 पॉजिटिव चार्ज, 6 पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है 4 नेगेटिव, ठीक है ना, 4 नेगेटिव। मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे एक बार और, देखिए यहाँ पर मान लीजिए 2 नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर क्या है 6 पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव, यहाँ पर क्या है 3 नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि यही जो बॉडी है इसी के जो चार्जेस हैं वो थोड़े से चेंज हो गए। जैसे कि मान लीजिए ये हो गया आपका 3 पॉजिटिव, ये हो गया आपका 2 पॉजिटिव। तो आप बताइए कि ये वाला चार्ज कितना होगा, ये वाला चार्ज कितना होगा। तो देखिए जरा देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर टोटल चार्ज की बात करें तो क्या होगा, टोटल चार्ज होगा हमारा 6 प्लस, ठीक है ना, -2 -3, तो कितना आएगा 6 - 5, यानी कि कितना आया प्लस का 1, यानी यहाँ पे कितना चार्ज है प्लस का 1। अब अगर ये थोड़ी देर बाद चेंज हो गया है तो देखिए यहाँ पर ये पता चलता है कि चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं सिंपली, जैसे कि किसी नंबर को ऐड करते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद आफ्टर सम टाइम इसकी कहानी थोड़ी चेंज हो गई है। अब जब ये चेंज हो गई तो यहाँ पर एक ये आपको अननोन चार्ज निकालना, तो कैसे निकालोगे, तो याद रखना कि अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, जैसे कि ये ए है और ये आइसोलेटेड सिस्टम है, यानी कि कोई इनसाइड से चार्ज आउटसाइड नहीं जा रहा और आउटसाइड से इनसाइड नहीं जा रहा, तो हमेशा चार्ज कैसे रहते हैं, कंजर्व रहते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो देख लीजिए यहाँ पर देखकर निकालूँ मैं +3 +2 +x, कोई प्रॉब्लम। देखिए कि कितना आएगा, मेरा आएगा ये कितना 5 +5। अब +5 और यहाँ पे क्या है +1, इनको हम क्यों रखना है, बराबर रखना है। तो देखिए क्या जाएगा x + 5 + 1, तो क्या करें इधर ले आएंगे +1 - 5 x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -4। तो यहाँ पे जो आपका होगा अननोन चार्ज वो कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। इससे क्या पता चलता है कि आइसोलेटेड सिस्टम में क्या, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, किसी एक अकेले सिस्टम के लिए जहाँ पर क्या ना आ रहा हो, जिसका सराउंडिंग से कोई भी कांटेक्ट ना हो, सराउंडिंग से कांटेक्ट
ना हो, जिसका सराउंडिंग से कॉन्टैक्ट ना हो। तो फॉर आइसोलेटेड सिस्टम क्या रहने वाला है, क्या रहने वाला है आपका किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज आपका कांस्टेंट रहने वाला है। टोटल चार्ज क्या रहने वाला है, टोटल चार्ज आपका कांस्टेंट रहने वाला है। आइए इसको पढ़ लेते हैं। तो आपको यहाँ से दो चीज़ें पता चल गई कि चार्ज रहने वाला है आपका कांस्टेंट, और चार्ज आपका क्या होता है, एडिटिव होता है नेचर में। मतलब टोटल चार्ज ऑफ एन बॉडी इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्ज लोकेटेड एट द डिफरेंट पॉइंट इन द बॉडी। तो यानी कि जो डिफरेंट पॉइंट मैंने बताया ना कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे था, तो आपने सिंपली वो ऐड करके ही निकाल लिया था। आगे देखिए वो वाली बात लिखी हुई है जो मैंने आपको अभी आगे बताई थी। इसका मतलब क्या है, द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब क्या है इसका, द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। किसी भी एक आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज क्या रहने वाला होता है, आपका कांस्टेंट रहने वाला होता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी कि बॉडी पे चार्ज कैसे आता है। तो हमेशा देखो दो बातें याद रखना आप, पहली कि चार्ज क्या होता है मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी बॉडी को चार्ज देना हो तो आपको हमेशा इलेक्ट्रॉनों को ही छेड़ना होता है। बात समझ में आ गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इजी टारगेट होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं। हम प्रोटॉन में जा हम न्यूक्लियस में जाकर प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते क्योंकि वहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज हैं। तो आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉनों को ही छेड़ना है बेटा, इलेक्ट्रॉनों को छेड़ना है। अब इलेक्ट्रॉनों को कैसे छेड़ना है कि जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा होगा उसमें से नेगेटिव चार्ज कम हो रहा होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा उसमें नेगेटिव बढ़ रहा होगा। नेगेटिव बढ़ने की वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा। समझ में आया। हालांकि दोनों की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी, बस साइन का ही अंतर रहेगा, मैंने आपको बता दिया। प्लीज़ इस लेक्चर को अच्छे से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक से चल रहे। अब देखिए, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। भैया देखो सिंपल है, चार्ज को आप बना नहीं सकते। चार्ज कोई है ना आलू टमाटर की सब्जी नहीं है कि जिसको आप बना सकते हो, और ना ही कोई ना आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, है ना। जैसे कि आप चार्ज को ना बना सकते ना ही डिस्ट्रॉय। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। समझ में आ गया होगा आपको, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। समझ में आ गया। अब देखिए आगे जो है ना, आगे लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन जो है ना, ये बड़ी कमाल की चीज़ है, इसको देखिए समझ लीजिए। यहाँ से भी काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। मैं एक बार दोबारा चलता हूँ ब्लैक स्क्रीन पे ताकि आपको मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन समझा पाऊँ। अब देखिए करना क्या है यहाँ पे, आपको करना बहुत आसान चीज़ है। क्या करना है, देखिए आपके सामने क्या है, यहाँ पर एक एक ऑब्जेक्ट है इस तरह का, टी शेप का ऑब्जेक्ट है। और टी शेप के ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया, अब देखिए टी शेप का जो ऑब्जेक्ट है ना, वो स्टार्टिंग में क्या है, न्यूट्रल है। क्या है ये है न्यूट्रल, ठीक है ना। अब अगर ये न्यूट्रल है तो यानी कि इसमें जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही निगेटिव चार्ज भी होंगे, ठीक है ना। अब आपने क्या किया, आपने इसको आप इसके पास एक और दूसरा ऑब्जेक्ट लेकर आए जो कि हाईली पॉजिटिव चार्ज था। क्या था, हाईली पॉजिटिव चार्ज, मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज था। आप एक बॉडी लेकर आए इसके पास। तो जब आप इसके पास ये एक चार्ज बॉडी लेकर आए तो देखिए ये तो न्यूट्रल था। अब न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि देखो इसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव दोनों चार्ज हैं। मतलब यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर इस पूरी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, लेकिन वो दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, और एक दूसरे में बिल्कुल डिफ्यूज्ड है ना, कि पॉजिटिव में नेगेटिव बिल्कुल डिफ्यूज है, ताकि न्यूट्रल चार्ज, ताकि जो टोटल चार्ज है वो क्या हो रहा है आपका, जीरो हो रहा है। नेट चार्ज क्या आ रहा है आपका, जीरो आ रहा है। समझ में आ गया आपको। अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, जब आप इसको आप और थोड़ा क्लोज लाओगे तो क्या होगा, यहाँ पर एक चीज़ होने वाली है। क्या, कि जब ये पॉजिटिव चार्ज, आप इसकी पॉजिटिव चार्ज बॉडी को आप पास लेके आओगे तो यहाँ पर एक चीज़ होगी कि यहाँ पर निगेटिव चार्ज जो है ना वो इस साइड आकर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। समझ में आया, क्यों हो जाएंगे, क्योंकि देखिए पॉजिटिव आ गया है पास में, तो ये जो डिफ्यूज चार्ज होंगे वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और साइड में आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे। और जब ये साइड में आके एक्यूमुलेट होंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज होंगे, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, पॉजिटिव वालों को रिपेल भी करेंगे। तो पॉजिटिव वाले जो हैं वो इधर जाके एक्यूमुलेट हो जाएंगे। यानी कि क्या हुआ, इस पूरी की पूरी बॉडी में एक पार्ट तो ऐसा बन जाएगा जिसमें क्या होगा आपका नेगेटिव चार्ज, और एक पार्ट ऐसा बन जाएगा जिसमें क्या होगा आपका पॉजिटिव चार्ज। एक ही बॉडी में एक साइड आपका नेगेटिव चार्ज हो गई और एक साइड आपकी पॉजिटिवली चार्ज हो गई। समझ में आ गया आपको। अब देखिए थोड़ा सा और देख लीजिए इसको कि ये यहाँ से कैसे क्लियर होगा। मैं थोड़ा सा यहाँ से रब कर देता हूँ। अच्छे से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखिए यहाँ से रब हो गया, मैं थोड़ा साइज भी कम कर देता हूँ और फिर आगे चलते हैं। चलिए देखिए अब क्या हुआ, अब जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो हम क्या करने वाले हैं, इसी बॉडी में इसी बॉडी को देखो, यहाँ पर है ये बॉडी, ये रही, मैं कर देता हूँ उसको सही। देखिए यहाँ पर है ये बॉडी, ये रही बॉडी, है ना। थोड़ा साइज और कम कर देते हैं।
अब ये जो बॉडी है आपकी, है ना, ये लिखिए ऐसे इस तरह से है कुछ। इसके एक साइड क्या है आपका नेगेटिव चार्ज है और एक साइड क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज है। समझ में आया, पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या करते हैं हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर एक और बॉडी ले आते हैं जिसको बोलेंगे अनचार्ज बॉडी। क्या बोलेंगे? अनचार्ज बॉडी। अब जब मैं कोई एक अनचार्ज यानी कि एक कोई न्यूट्रल बॉडी को उसके कॉन्टेक्ट में लाऊंगा, जैसे कि समझ लीजिए मैं अपनी फिंगर को ले आया और फिंगर मैंने यहाँ पर ला के रख दी। अब जब मैं फिंगर ला के रखूंगा तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज जो है वो मेरी फिंगर के थ्रू कहाँ पहुँच जाएगा, मेरी फिंगर में पहुँच जाएगा, मेरी बॉडी में पहुँच जाएगा। अब जब ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज मेरी बॉडी में पहुँच जाएगा तो देखिए जो मेरी बॉडी होगी वो कैसे चार्ज हो जाएगी, वो हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज। क्या हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज। लेकिन जो आपका जो ये आपका ऑब्जेक्ट है वो कैसा हो जाएगा, वो अब आपका निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ निगेटिवली चार्ज। मैं दोबारा से आपको एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आप क्या लेकर आए, मैं देख लीजिए एक बार और। यहाँ पर आप एक लेके आए हो एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी के पास, जिससे क्या हुआ, जब आप पॉजिटिवली चार्ज लेके आए तो इस साइड क्या हो गया, निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा और इस साइड क्या हुआ, पॉजिटिवली चार्ज एक्यूमुलेट हो गए। अब इन्हीं एक्यूमुलेशन की वजह से एक साइड बन गया आपका नेगेटिव चार्ज और एक साइड बन गया आपका पॉजिटिव चार्ज। जब आप इसको आप तो देखिए थोड़ी देर बाद क्या किया हमने, इधर की तरफ अपनी एक फिंगर यहाँ पे टच कर दी। फिंगर टच करने की वजह से क्या हुआ, एक साइड का पूरा पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया, हमारी बॉडी में, और ये जो आपकी बॉडी, ये जो आपका ऑब्जेक्ट बचा वो आपका पूरा का पूरा निगेटिवली चार्ज बचा, यानी कि यहाँ पर एक निगेटिवली चार्ज आ गया। क्या बॉडी के अंदर पहले भी निगेटिव चार्ज था? हाँ, लेकिन टोटल चार्ज क्या था, जीरो था, न्यूट्रल था। देखिए यहाँ पे न्यूट्रल था, लेकिन अभी क्या आ गया है, नेगेटिव चार्ज आ गया। क्यों आ गया है? तो बेटा ये जो नेगेटिव चार्ज आया है ना, ये आपका चार्ज हुआ है इंड्यूस्ड, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से चार्ज का आ जाना, समझ में आया ना। यहाँ पर देखिए चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट था, बस हमने क्या किया, हमने उस चार्ज को पहले एक्यूमुलेट करवाया, साइड से अपना पॉजिटिव चार्ज निकाल दिया। अब अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव को छूता ना तो बेटा मेरी बॉडी में नेगेटिव चार्ज आ जाता, तो हमारी बॉडी पे क्या बचता, जो आपका जो ऑब्जेक्ट है उस पर क्या बचता, पॉजिटिव चार्ज बच जाता। समझ में आया ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। समझ में आ गया आपको। चलते हैं आगे और देखिए थ्योरी को पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, इफ़ अ पॉजिटिवली चार्ज, जरूरी नहीं कि सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज को लाओ, जैसे कि मैंने यहाँ पर जो ये ऑब्जेक्ट लिया था, सपोज करिए कि उसके पास अगर हम निगेटिवली चार्ज को लेके आते हैं तो यहाँ पर फिर पॉजिटिवली चार्ज एक्यूमुलेट हो जाते हैं। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिया है। इफ़ अ पॉजिटिवली चार्ज से, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे, कंडक्टर इज मेड टू टच अन अनचार्ज कंडक्टर, द फ्री इलेक्ट्रॉन इन द अनचार्ज कंडक्टर आर अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर एंड सम ऑफ द पास ओवर इट, यानी कि कुछ पास होकर चले भी आते। द सेकेंड कंडक्टर इज नाउ मिसिंग सम ऑफ द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, इट हैज़ पॉजिटिवली चार्ज, जो मैंने आपको बताया, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो जो भी मैंने आपको बताया वो मैंने यहाँ पर इस थ्योरी में लिखा हुआ है, आपने अच्छे से पढ़ लीजिए, और जो मैंने आपको समझाया है मैं उम्मीद करता हूँ आपको वो समझ में आ ही गया होगा। तो बेटा ये पूरी की पूरी कहानी जो थी, ये पूरी की पूरी चार्ज के ऊपर कहानी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चार्ज का बेसिक समझ में आया होगा, चार्ज कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते नहीं मतलब कैसे ट्रांसफ़र करते हैं एक दूसरे से, एक बॉडी से दूसरी बॉडी की ओर। मैं फिर बताऊँगा कि आप याद रखिए कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करके ही चार्ज को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको। चलते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। ये यहाँ से ही आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। मैं बोलता हूँ कि नीट ले लो आप, CBSE ले लो, कुछ भी ले लो, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है ना। CBSE नीट, और ये अगर आपको क्लियर होगा और आपका JEE भी, ठीक है ना, और अगर आपका ये क्लियर होगा तभी आप आगे फील्ड वगैरह भी पढ़ पाओगे। तो क्या है भैया, इसकी कहानी देख लीजिए पहले। क्या होता है बेटा कि देखिए मान लीजिए कि दो चार्ज ले लिया आपने, एक चार्ज था Q1 और एक चार्ज था Q2, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस थी R। मैं यहाँ पे एक बार ब्लैक स्क्रीन पे इसको थोड़ा सा विजुलाइज करवा देता हूँ कि आपके दो चार्ज थे, एक था Q1 और एक था Q2। अभी मैंने सेम टाइप चार्ज लिए हैं, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, आपस में रिपेल करते हैं। अब देखो बेटा ये ऐसा भी हो सकता है कि Q1 बड़ा हो Q2 छोटा हो, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भैया मेरा Q2 जो है ना वो बड़ा है किससे, Q1 से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या होगा, मेरा जो Q2 होगा वो Q1 पे एक फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, क्योंकि ये क्या करेगा, इसको करेगा रिपेल, उस फोर्स की वैल्यू होगी F। अब एक बार बताओ, देखो Q1 छोटा है, अब छोटा वाला जब बड़े वाले चार्ज पे फोर्स लगाएगा तो इधर की तरफ लगाएगा, तो क्या उसकी वैल्यू भी F होगी? बिल्कुल, उसकी वैल्यू भी F होगी। ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई छोटा चार्ज है और कोई बड़ा चार्ज है कि जो जो छोटा चार्ज है वो तो बड़े चार्ज पे कम फोर्स लगाए और बड़ा चार्ज छोटे फोर्स पे ज़्यादा फोर्स लगाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर जो आया ये आया आपका F। अब जैसे कि मैं इसको ले लेता हूँ 1, इसको ले लेता हूँ 2, तो कुछ लोग लिख देते हैं इसको क्या, F12,
इसको लिख देते हैं F21। तो देखिए यहाँ पे F12 ले लो या F21 ले लो, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। बस ये इधर की तरफ है तो इसको हम ले लेंगे नेगेटिव, और ये इधर की तरफ है तो इसको हम ले लेंगे पॉजिटिव। तो मैग्नीट्यूड रहेगा सेम, जो कि रहेगा F के बराबर। समझ में आया ना। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना वो कितनी है, यहाँ पर R कितनी है, R। तो हम क्या बोलेंगे, हम 2-3 चीज़ें बोलेंगे कि F जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्जेस के, ठीक है ना। और जो आपका F है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। यानी कि एक ये चीज़ और एक ये चीज़ ऑब्जर्वेशन से आई है ना। लॉ हमेशा कैसे बनता है, ऑब्जर्व करके बनता है। फिर बाद में इनको हम क्या करेंगे, साथ में एक्यूमुलेट कर देंगे, एक कांस्टेंट को ले आएंगे और हमारा कूलम्स लॉ बन जाएगा। तो कूलम्स लॉ किसके बीच होता है, दो चार्ज के बीच। मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए ये है Q1 और ये है Q2, ये नेगेटिव ले लेते हैं और ये पॉजिटिव ले लेते हैं। तो अब क्या होगा, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को अपनी ओर आकर्षित करेगा इस तरह से, और ये वाला चार्ज भी अपनी ओर इसको आकर्षित करेगा इस तरह से। तो ये भी आपका F आने वाला है और ये भी आपका F आने वाला है। याद रखिएगा दोनों के दोनों जो फोर्सेस होते हैं वो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। बिल्कुल समझ लीजिएगा इस बात को, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। और जो फोर्स की डायरेक्शन होती है, जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो अलॉन्ग होती है रेडियस वेक्टर के। यानी कि जो आपकी जो R डिस्टेंस है ना उसी के अलॉन्ग होगी, यानी या तो इधर हो सकती है या इधर हो सकती है, लेकिन रहेगी इसी लाइन ज्वाइनिंग की डायरेक्शन के थ्रू, यानी कि उसी के पैरेलल रहने वाली है। आइए थ्योरी पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। कूलम्स लॉ क्या होता है, कूलम्स लॉ लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टू स्टेशनरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेशनरी चार्ज। बेटा याद रखिएगा स्टेशनरी चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ही यही होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो वर्ड होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रो जिसका मतलब होता है चार्ज, और एक होता है स्टैटिक्स जिसका मतलब होता है एट रेस्ट। यानी कि चार्ज एट रेस्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। तो यानी कि याद रखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है, जब आपका चार्ज किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा, तभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा। तो यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है साथ साथ टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज क्यों, क्योंकि ये वाला जो लॉ है सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल है। बहुत इंपॉर्टेंट दो बातें देखिए, चार्ज स्टेशनरी होने ज़रूरी हैं, चार्ज पॉइंट होने बहुत ज़रूरी हैं, तभी आप कूलम्स लॉ के जरिए फोर्स निकाल सकते हैं। तो क्या बोलता है ये लॉ, ये बोलता है द टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज Q1 Q2 रिपेल और अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स F विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस आर बिटवीन देम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है द डिस्टेंस के स्क्वायर के, है ना। अब क्या किया, इन सबको आपने एक्यूमुलेट कर दिया, एक्यूमुलेट करने के बाद ये आपने प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए क्या लगाया, यहाँ पे कांस्टेंट लगाया। इस कांस्टेंट को बोलते हैं K, और K होता है यहाँ पे कूलम्स कांस्टेंट। क्या होता है यहाँ पे, कूलम्स कांस्टेंट। समझ में आ गया आपको। ये जो कूल, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन द चार्ज, अब अगर व्हेन द चार्ज आर प्लेस्ड इन द वैक्यूम और एयर, अगर चार्ज वैक्यूम और एयर में प्रेजेंट है तो ये K की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। क्या होती है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। जहाँ पर जो K है उसकी वैल्यू है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बेटा ज़रूर इसको याद रखिएगा, आप सब ने ग्रेविटेशनल पढ़ लिया होगा 11th में, है ना। ग्रेविटेशनल के अंदर भी एक कैपिटल G की वैल्यू थी, ऐसे ही यहाँ पर एक K की वैल्यू है, इस K की वैल्यू को भी याद रखिएगा जिस तरह से आपने कैपिटल G की वैल्यू याद रखी थी। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल आपका देखिए ग्रेविटेशन की तरह लगता है, बस यहाँ पर M1 आ जाता है, M2 आ जाता है, नीचे R² ही रहता है और आ जाता है G जो कि यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर जो K कूलम्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, कितनी होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। समझ में आया। यहाँ मैंने दोनों के दोनों वही बना रखे हैं, ये आपका रिपल्जन में और ये आपका अट्रैक्शन में। समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर एक टर्म आ रही है, देखिए 1/4 भी समझ में आता है, पाई भी समझ में आता है। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो बेटा एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन 0 भी बोलते हैं कुछ लोग, इसको एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या मतलब है, परमिटिविटी। परमिटिविटी का मतलब क्या होता है, देखिए परमिटिविटी में वर्ड आ रहा है परमिट, मतलब ये जो फोर्स होता है ना बेटा, ये डिपेंड करता है आपके मीडियम पे कि यहाँ बीच में कौन सा मीडियम आपने भरा हुआ है, यहाँ बीच में कौन सा मीडियम आपने भरा हुआ है। अगर वो फ्री स्पेस है तो भैया एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। यानी कि ये बताएगा, क्या बताएगा, ये बताएगा कि जो मीडियम है ये कितना परमिट कर रहा है इस फोर्स को, इस चार्ज को दूसरे चार्ज पर इन्फ्लुएंस लगाने पर। परमिटिविटी क्या बताती है, परमिटिविटी ये बताती है कि दोनों चार्ज के बीच का जो इन्फ्लुएंस है वो कितना परमिट है,
कितना परमिटेड है इन दैट मीडियम। समझ में आया? तो ये जो एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू होती है वो तो कांस्टेंट होती है, वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैसे आई होगी भैया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9। तो देखिए यहाँ से क्या करा, 4 पाई से इसकी मल्टीप्लाई कर दी और रिवर्स मार दिया, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगी रेसिप्रोकल करने के बाद। समझ में आ गया आपको? आगे लिखा हुआ है एक और चीज़, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। लिखा हुआ है अगर आपके सराउंडिंग मीडियम वैक्यूम नहीं है, कोई और मीडियम है, जैसे कि कोई इंसुलेटिंग मीडियम है, ग्लास भर दिया, वैक्स भर दिया, पेपर भर दिया, ऑयल भर दिया, मतलब ये जो चार्जेस है ना, इनके बीच में आपने क्या भरा? वैक्यूम नहीं भरा, वैक्स भर दिया, ऑयल भर दिया, कुछ भर दिया, तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा। तो आपको एप्सिलॉन नॉट नहीं लेना पड़ेगा, फिर आपको लेना पड़ेगा एप्सिलॉन, क्योंकि वो एप्सिलॉन क्या होगा? वो होगी परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल मीडियम। अरे ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये किसके लिए है? ये है फ्री स्पेस और वैक्यूम के लिए। लेकिन जब वैक्यूम ही नहीं है, कुछ और है, तो यहाँ पर एप्सिलॉन नहीं आएगा। क्या आएगा? एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, क्या आएगा? एप्सिलॉन आएगा, जिसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल मीडियम। समझ में आया? यही एप्सिलॉन की वैल्यू एयर और फ्री स्पेस के लिए क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है लगभग लगभग, ठीक है ना? तो याद रखेंगे। अब एप्सिलॉन क्या होता है? तो आपका एप्सिलॉन होता है एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जो आपका एप्सिलॉन आर होगा रिलेटिव परमिटिविटी, वो क्या होगा? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि फ्री स्पेस वाली नीचे और आपके मीडियम वाली ऊपर, तो ये आपका एप्सिलॉन आर आ जाता है। ये एक नया क्या है? ये एप्सिलॉन आर इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी भी इसको हम बोल देते हैं। तो देखिए एप्सिलॉन क्या हो जाएगा ये। अब क्या होता है ना, असल में क्या होता है कि सबकी एप्सिलॉन वैल्यू याद रखनी बहुत बहुत मुश्किल हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, हम सबकी लगभग लगभग एप्सिलॉन आर वैल्यू याद कर लेते हैं, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें याद होती है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू याद करवा दी जाती है। अब यही क्या हो जाती है? यही एप्सिलॉन की वैल्यू हो जाती है, ठीक है ना? यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं? एप्सिलॉन आर की वैल्यू याद करते हैं, क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू कहाँ कहाँ तक याद करेंगे सबकी। समझ में आ गया आपको? चलिए, अब अगर ये समझ में आ गया तो देखिए क्या करेंगे, एप्सिलॉन की जगह आपने क्या रख दिया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब यहाँ पर देखिए जो आपका इतना टर्म है, जो आपका ये इतनी टर्म है, ये तो आपकी पुरानी टर्म है, एक्स्ट्रा क्या आ गया आपका? एफ आर आ गया। और एफ एम का मतलब क्या है यहाँ पे? द फोर्स इन द मीडियम, किसी और मीडियम में। तो जो आपका एफ एम हो जाता है ना, वो हो जाता है आपका फ्री स्पेस का फोर्स अपॉन एप्सिलॉन आर के, यानी कि जो फ्री स्पेस का फोर्स होगा वो होगा एप्सिलॉन आर इंटू एफ मीडियम के बराबर, है ना? इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई में ले गए तो। समझ में आया? जब कोई भी मीडियम आएगा तो आपको उसकी एप्सिलॉन की वैल्यू दी जाएगी, उस एप्सिलॉन की वैल्यू से आप क्या कर दीजिएगा? एक फ्री स्पेस के फोर्स को डिवाइड कर दीजिएगा, तो वो मीडियम का फोर्स आपका आ जाएगा। कभी मीडियम का दिया होगा और आपसे फ्री स्पेस का पूछेगा तो एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। सिंपल सी कहानी ये रहेगी। समझ में आ गया आपको? चलिए आगे चलते हैं। मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ सब कुछ एनसीईआरटी से ही रिलेटेड है, तो आप एनसीईआरटी से ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर सारी चीज़ें पढ़िएगा और इसको साथ साथ नोट भी करते चलिएगा, ताकि आपके नोट्स भी बनते चले जाएँ, ठीक है ना? और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आपको इसका पीडीएफ चाहिए, तो ही मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा, नहीं तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करवाऊंगा। क्योंकि देखिए पीडीएफ प्रोवाइड करवाने से क्या होगा, पीडीएफ तो रह जाएगा फ़ोन के अंदर और आप इसको नोट नहीं करेंगे। तो मेरी यही आपसे गुजारिश है कि आप इसको एक बार अपनी राइटिंग में भी नोट करो, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके नोट करो या कैसे भी नोट करो, ताकि आपको ये सारी चीज़ें एक बार रिकॉल भी हो जाएं, ठीक है ना? ठीक है, अब देखिए एक नोट लिखा हुआ है यहाँ पर। क्या नोट लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कूलम्स लॉ होल्ड फॉर पॉइंट चार्जेस ओनली। मैंने आपको बताया था पहले कि पॉइंट चार्ज के लिए ही है कूलम्स लॉ, और किसी लॉ के लिए और किसी भी टाइप के चार्ज के लिए नहीं है। एंड इट इज़ वैलिड फॉर स्टैटिक चार्जेस। ये हमेशा चार्ज एट रेस्ट के लिए ही वैलिड रहेगा, किसी मूविंग चार्ज के लिए वैलिड नहीं रहेगा। तो ये जो नोट है ये काफ़ी काम का नोट है। कभी आपका किसी नीट में या जेईई में कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया और वहाँ पर आपकी ये चीज़ लिखी होगी और बोला होगा बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं, तो ऐसे स्टेटमेंट वहाँ पर बहुत काम करते हैं। तो आप ज़रूर इन चीज़ों को लिखिएगा। सीबीएसई में भी अगर आप पूरा कूलम्स लॉ लिखने के बाद आप ये 2 लाइन लिख कर आते हैं तो याद रखिए एग्जामिनर के पास कोई मौका ही नहीं बचेगा आपके मार्क्स काटने का, और आपका आंसर एब्सोल्युटली ट्रू रहेगा। समझ में आया? यही एफर्ट होता है जो कि एक क्या होता है, एक अबव एवरेज और एक एक्सीलेंट स्टूडेंट के अंदर यही डिफरेंस होता है इन छोटे छोटे पॉइंट का। अबव एवरेज स्टूडेंट जो कि आपका कितने लेके आता है, 75 से 85% लेके आता है मार्क्स,
उसमें और 90% वाले का दिमाग बिल्कुल सेम होता है 90% प्लस वाले का दिमाग बिल्कुल सेम होता है। बस वो ये जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स होता है ना बेटा, यही होते हैं जो उसको 90 मार्क्स लेके दिलवा के चले जाते हैं, और हम लोग ले जाते हैं, बाकी जो एवरेज बच्चे होते हैं वो ले जाते हैं 75 to 85 के बीच में, है ना। ये मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, मतलब ये एवरेज मार्क्स है जिसमें सबके मार्क्स लगभग मार्क्स इतने ही आते हैं सीबीएसई में। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब वेक्टर फॉर्म पढ़ लेते हैं कूलम्स लॉ की। देखिए एक बहुत अच्छी सी बात समझ लीजिएगा, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी होती है? वेक्टर क्वांटिटी वो होती है बेटा जिसमें एक डायरेक्शन भी हो और जिसमें एक मैग्नीट्यूड भी हो। तो मैग्नीट्यूड निकाला तो आपने पहले सीख लिया, मैग्नीट्यूड आपका वहाँ से आ जाएगा। लेकिन आपको देखिए डायरेक्शन, अब डायरेक्शन जब निकलती है ना तो निकलती है वेक्टर की फॉर्म में। कोई एक वेक्टर होता है आई कैप, जे कैप, के कैप की फॉर्म में, हम उसकी बात करने वाले हैं। तो देखिए हमने वही लिया चार्ज सिस्टम, है ना। एक चार्ज Q1 लिया, एक चार्ज Q2 लिया, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना लिया? R लिया, है ना। इस चार्ज को 1 चार्ज बोला, इस चार्ज को 2 चार्ज बोला। तो देखिए यहाँ पर क्या है, Q1 एंड Q2 बी द 2 चार्जेस, पॉइंट चार्जेस ऑफ सेम साइन। सेम साइन के ले लिया हमने, अभी आप चाहो तो अपोजिट के भी ले सकते हो। सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R इन द वैक्यूम, यानी कि R डिस्टेंस इनके बीच का, ठीक है ना। अब समझिए ध्यान से क्या है, लेट F21, F21 का है ये रहा, F21 का है ये रहा। लेट F21 बी द फोर्स ऑन 2 बाय 1। देखो बेटा F21 का मतलब क्या होता है? F21 का मतलब होता है 2 पर लगा 1 ने लगाया। मैं दोबारा समझा रहा हूँ, देखिए ध्यान से। F21 का मतलब क्या होता है? इसमें बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। 2 पर लगा 1 ने लगाया, किसने? 2 पर लगा 1 ने लगाया। F12 का मतलब क्या होगा? 1 ने लगा, 1 पर लगा 2 ने लगाया, 1 पर लगा 2 ने लगाया। समझ में आया? तो F21 का मतलब क्या है कि जो 2 पर लग रहा है और कौन लगा रहा है? 1 लगा रहा है, तो ये रिपल्जन तो लगाएगा। तो देखिए इसीलिए इसका साइन कहाँ बना हुआ है? इधर बना हुआ है, ये रहा इसका साइन, ठीक है ना। ये है इसका साइन। अब क्या है, देखिए ध्यान से, लेट F21 बी द फोर्स। अगर ये फोर्स होगा तो देखिए क्या होता है, लेट F21 बी द फोर्स ऑन Q2 बाय Q1। तो देखिए वेक्टर फॉर्म में हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय Q2 R स्क्वायर। R इज द व्हाट? द डिस्टेंस बिटवीन देम। और हमने क्या लिखा है? R21 यूनिट वेक्टर। R21 यूनिट वेक्टर कौन सा होता है? देखिए ये है 1, ये है 2, ये है R21 यूनिट वेक्टर। ये R21 यूनिट वेक्टर है जिसका डायरेक्शन सेम है F21 वेक्टर के। यानी कि अगर आपको आपके पास R21 वेक्टर की वैल्यू होगी तो आपके पास डायरेक्शन मिल जाएगी किसकी? F21 की। देखिए F21 की डायरेक्शन सेम है जो कि R21 की डायरेक्शन है। अब R21 क्या है? R21 इज द यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम Q1 टू Q2, जो कि Q1 से Q2 की तरफ पॉइंटेड है। R21 वो यूनिट वेक्टर है। क्या है? वो यूनिट वेक्टर है। अब यूनिट वेक्टर जो होता है ना बेटा, देखिए जैसे कि R यूनिट वेक्टर है तो इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? R वेक्टर अपॉन मॉड R, है ना। अब मॉड R क्या होता है? R ही होता है। तो R वेक्टर अपॉन R होती है आपकी यूनिट वेक्टर की वैल्यू। अब देख लीजिए जरा ध्यान से, अगर R21 यूनिट वेक्टर है तो क्या होगा? इज द यूनिट वेक्टर फ्रॉम पॉइंटिंग Q1 टू Q2। सिमिलरली अगर F12 निकालना होगा तो उसमें क्या आएगा? 1 2 वेक्टर आएगा। ये रहा फोर्स और ये रहा आपका वेक्टर, ये दोनों की डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पे क्या लिखा है? 1 2 लिखा है। अब R21 जो है ना वो एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है फ्रॉम Q1 टू Q2, और हम जानते हैं R21 होगा R21 वेक्टर अपॉन मॉड R21, है ना। मैंने आपको बताया कि कोई भी यूनिट वेक्टर होता है तो उसके लिए क्या लिखते हैं? R वेक्टर अपॉन मॉड R, या फिर R वेक्टर अपॉन R, जो भी वैल्यू रहेगी, है ना। तो देखिए R21 अपॉन R आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? हम ए में पुट कर देंगे वाली इक्वेशन में, है ना। अब जब हम ए में पुट करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर R21 यूनिट वेक्टर की जगह आ जाएगा R21 वेक्टर, है ना। R21 वेक्टर, और नीचे जो R होगा R से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा R3। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चे, समझिएगा अच्छे से, ये जो होगी ना ये डायरेक्ट आपको क्या देगा? एक वेक्टर फॉर्म देगा। देखिए ये तो आपको देगा मैग्नीट्यूड और ये आपको देगा डायरेक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए आपका 10 तो मैग्नीट्यूड आया और अंदर होगा I प्लस 2J प्लस 6K कैप, है ना, कुछ इस तरह से होगा। तो ये जो क्या होगा, ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स हो जाएगा और ये हो जाएगा वो डायरेक्शन जहाँ पर आपका फोर्स पॉइंटेड है, जहाँ पर आपका फोर्स लग रहा है। सिमिलरली आपका जो F12 हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा? उसमें भी नीचे R3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये R12 के वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। हमें मालूम है कि जो R है, मॉड R है, वो R21 के मॉड और R12 का मॉड सेम होता है। बस डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि R21 का जो डायरेक्शन होता है वो रिवर्स होता है R12 के डायरेक्शन के, इसलिए देखिए निगेटिव लिखा हुआ है ना। और आपका जो F21 होता है वो बिल्कुल बराबर होता है, लेकिन निगेटिव साइन होता है क्योंकि फोर्सेज आर इक्वल बट अपोजिट होता है, यानी कि डायरेक्शन क्या रहेगी? अपोजिट रहेगी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? F12 एंड F21 आर एक्टिंग अपोजिटली अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस
Q1 एंड Q2, हैंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर सेंट्रल फोर्स। इसका मतलब क्या है, F12 और F21 क्या है, अपोजिटली एक्ट कर रहे हैं। और कहाँ एक्ट कर रहे हैं, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। देखिए ना, वेक्टर क्या है, आर वेक्टर है हमेशा, आर वेक्टर के अलोंग। यानी कि जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस होता है, फोर्स का इंक्लिनेशन हमेशा वहीं पर रहेगा, वो वाली बात भी प्रूव हो गई है। इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, एक केंद्रीय फोर्स है। कौन सा फोर्स है, केंद्रीय फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है। समझ में आ गया आपको, एक सेंट्रल फोर्स है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो देखिए आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने आज पढ़ लिया कूलम्स लॉज इन वेक्टर फॉर्म, कूलम लॉ इन स्केलर फॉर्म, ये भी पढ़ लिया आपने। आपने ये भी पढ़ा कि जब कोई मीडियम आ जाएगा तब क्या करना होगा, समझ में आया आपने। आपने चार्ज की एग्जिस्टेंस भी पढ़ ली कि चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पढ़ लिया, इंडक्शन से क्या चार्ज आ जाएगा, चार्ज की यूनिट, चार्ज होता क्या है, टाइप ऑफ चार्ज, रिपल्जन, ये सब आपने पढ़ लिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आज का लेक्चर बेटा इतने देखते हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। अब इसके आगे का जो आएगा वो आएगा नेक्स्ट वीडियो में, तो वेट करिएगा नेक्स्ट वीडियो का, ठीक है ना। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को कर दीजिए प्लीज़ लाइक, ठीक है ना, और चैनल को कर दीजिए प्लीज़ सब्सक्राइब, ठीक है। और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए कि सर पीडीएफ भी दे दो, है ना। और वीडियो आपको यूज़फुल लगी है तो अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं प्लीज़ उसमें आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी बच्चों का बेनिफिट हो पाए। एक और बात क्या है वो आप जानते हैं, कोरोना पेंडेमिक के बारे में। कोरोना पेंडेमिक चल ही रहा है तो प्लीज़ आप सभी लॉज का अच्छे से फॉलो करें। मैंने यहाँ पे 12th क्लास के लिए, है ना, 12 CBSE और आपका 12 CBSE, नीट और जेई के लिए मैंने फुल वीडियो डालनी शुरू कर दी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी रहेंगी। जैसे ही कोरोना ख़त्म हो जाएगा, कोरोना का पेंडेमिक का सारा सिचुएशन सही हो जाएगा, अभी तो आपकी स्लाइड वीडियोस आ रही हैं, फिर आपकी फेस वीडियो भी आएंगी। जैसे कि आपने चैनल पे देखा होगा, शुरुआत में पहले फेस वीडियोस आती थी, लेकिन अभी हम घर से वीडियो बना रहे हैं, इसलिए वो सारा सेटअप अरेंज हो नहीं पा रहा है लॉकडाउन की वजह से, इसलिए वीडियोज़ ऐसी आ रही हैं। तो प्लीज़ चैनल पर बने रहिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और इस वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना और अपने घर वालों को ख्याल रखिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।